बड़े अस्पतालों में हेल्थ इंश्योरेंस की बजाय सीधे भुगतान करना करीब 25% तक महंगा पड़ सकता है। चौंकिए नहीं, ये सच है। मेट्रो शहरों में इलाज के खर्च को लेकर अस्पतालों का ये दोहरा मापदंड कितना ठीक है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अक्सर होता यह है, आप सोचते हैं कि इंश्योरेंस से अगर हमने इलाज का खर्चा किया तो वो महंगा पड़ सकता है। धारणा यही है, क्योंकि लगता है कि भाई आपकी जेब से तो जान ही रहा है, इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो अस्पताल भी अनाप शनाप वसूली करने लगते हैं, ऐसी धारणा है। लेकिन अब पता चला है कुछ केसेस में कि सीधा यानी कि डायरेक्ट अगर आप बिना इंश्योरेंस के इलाज करते हैं तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, इंश्योरेंस वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है। सवाल ये है कि अगर इलाज एक है तो खर्चों के रेट अलग अलग क्यों हैं? बहुत ही खास मुद्दा है ये, आम इंसान से जुड़ा हुआ। बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ आज होंगे, हम इस पूरे मुद्दे की परत खोलेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, लौट रहा हूं मैं एक स्टोरी के बाद। इलाज से जुड़ी हुई एक आम धारणा यह है कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो भले ही वो आपकी जेब पर बोझ ना बढ़ाए, लेकिन इलाज का खर्च भारी भरकम होता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि अस्पताल मरीज से नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वसूलते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप सीधा पैसा देना चाहें तो बिल इंश्योरेंस के मुकाबले कम आएगा। लेकिन ये धारणा गलत साबित हो रही है। अगर कोई मरीज किन्हीं वजहों से हेल्थ इंश्योरेंस की बजाय सीधे भुगतान करता है तो उसके इलाज का खर्च 10 से 25% तक बढ़ सकता है। चौंकिए नहीं, गुरुग्राम से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। सबसे पहले कंसल्टेशन के खर्च की बात करें तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये खर्च जहां 4,500 के करीब बैठता है, वही इंश्योरेंस नहीं होने पर यह खर्च बढ़कर 10,000 तक जा सकता है, यानी 2 गुने से अधिक का अंतर। जांच के खर्चों की बात करें तो इसमें भी 2 से 3,000 का अंतर मिलेगा। रूम रेंट की बात करें तो सीधे भुगतान करने पर इसमें मरीज पर 2,500 से 3,000 रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। दवा का चूंकि फिक्स रेट होता है, इसलिए इसमें अंतर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इलाज के दौरान नर्सिंग सर्विसेज, लॉन्ड्री, डॉक्टर विजिट जैसे अन्य दूसरे खर्च की बात करें तो सीधा भुगतान करने पर मरीज के बिल में 2.5 गुना से अधिक तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी किसी मरीज के इलाज के कुल खर्च का बिल अगर 60,000 रुपए के करीब बैठता है तो सीधे भुगतान करने पर यह खर्चा 75,000 रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। ऐसे में किसी के मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों? लेकिन इस क्यों का सही जवाब देने की बजाय अस्पताल इसे एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बताकर बच निकलते हैं। इसे अस्पतालों की मनमानी ही कहेंगे कि मरीज के भर्ती होने के दौरान अस्पताल ये बातें उनसे साझा नहीं करते। न ही अस्पताल की नोटिस बोर्ड पर ऐसी कोई जानकारी होती है। होना तो ये चाहिए कि सीधे भुगतान करने वाले मरीज से कम पैसे लिए जाने चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस के मामलों में एक तो अस्पताल को तत्काल बीमा कंपनी से भुगतान नहीं मिलता, वही उसे इंश्योरेंस के भुगतान में कई तरह की कागजी पेंच से गुजरना होता है। यही वजह है कि तमाम छोटे अस्पतालों में अगर कोई मरीज सीधे भुगतान का विकल्प अस्पतालों को देता है तो उसे इलाज का बिल कुछ सस्ता पड़ जाता है। तो फिर बड़े अस्पतालों ने नया ट्रेंड क्यों चला रखा है? ये बात वाकई समझ से परे है। अब सवाल उठता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कोई गड़बड़ी करती है तो मरीज अपनी शिकायत IRDAI से कर सकता है, लेकिन जब बड़े अस्पताल इस तरह की अनियमितता बरत रहे हो तो मरीज कहां जाए, किससे अपनी शिकायत करे? ये एक अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक अग्रवाल जी, जो कि जाने माने हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, और इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है अशोक सर आपका। अक्सर सर मैंने भी इस रिपोर्ट को जब मेरे पास आई मैं भी चौंक गया। अक्सर हम लोग सोचते थे कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वसूलना है, मरीज का पैसा तो लग नहीं रहा, तो हॉस्पिटल्स जो हैं अनाप शनाप उसको बढ़ा चढ़ा के वसूल कर लेते होंगे। और कई बार इंश्योरेंस कंपनी का ये आरोप भी लगता रहा है हॉस्पिटल्स पर कि साहब इंश्योरेंस की बात आती है तो ये अनाप शनाप खर्चे वसूल लेते हैं, जबकि असल में वो खर्चा नहीं है। लेकिन इस केस में और न जाने कितने ऐसे केसेस होंगे कि
इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अलग रेट कार्ड सर, और जेब से दे रहे हैं तो अलग रेट कार्ड, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में 85% जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो ये पैनल वाले जो केसेस होते हैं ना उनके ऊपर ही आधार करते हैं। और किसी किसी के पास तो 20-20 पैनल्स हैं। अब जो CGHS के रेट्स हैं वो रेट्स थोड़ी है जो ये ऑर्डिनरी पेशेंट से ले लेते हैं, वो भी कम है? तो लेकिन उनको ये इसलिए रखते हैं क्योंकि इनका 70-75% जो इनकम है ना वो वहां से आती है, और वो अगर बंद हो जाए पैनल वाले या इंश्योरेंस वाले तो शायद इनको मुश्किल हो जाए। तो ये अपने में बड़ा खासियत है। लेकिन बट एक इंश्योरेंस आदमी कराता है तो वो इंश्योरेंस वाले जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें जो पैसे देते हैं, अगर उसका इंश्योरेंस नहीं है या इंश्योरेंस उसका फेल हो गया, सपोज करो मैंने गया पेपर दिए, एडमिट हो गया, 2 दिन के बाद पता लगा मेरा इंश्योरेंस जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो मेरा बिल जो है वो उससे 3 गुना हो जाएगा। तो ये लूट तो है, नो डाउट। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हुए या प्राइवेट स्कूल्स हुए सब जानते हैं कि लूट की सेंटर। लेकिन एक फर्क ये है कि जो एजुकेशन है उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये है कि वो नॉन कमर्शलाइजेशन है, वहां प्रॉफिटिंग नहीं कर सकते आप। लेकिन वो ऑब्लिगेशन हमारे जो स्वास्थ्य का एरिया है उसमें नहीं है। तो ये कमर्शलाइजेशन भी कर सकते हैं, ये प्रॉफिटिंग भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मतलब कानूनन कर सकते हैं, कानूनन। अब पॉइंट ये आता है कि सरकार अगर इनको रेगुलेट करती है तो किस एक्सटेंट तक कर सकती है, ये बड़ा डिबेटेबल इशू है। नहीं बट सर एक आपने 2 संभावनाएं बताई। पहला कि मेरे पास इंश्योरेंस ही नहीं है, दूसरा कि भाई मेरा इंश्योरेंस फेल हो गया। मैं यहां पर तीसरी संभावना का जिक्र कर रहा हूं, अगर रेट्स में इतने अंतर हैं तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अस्पताल जानबूझकर या तो इंश्योरेंस कंपनी को लेट इन्फॉर्म करे या जानबूझकर उसको इस तरह से घुमाए। इस केस में इनके साथ यही हुआ। ये कह रहे हैं कि साहब मैं एलिजिबल था, इन्होंने टाइम पर इन्फॉर्म ही नहीं किया मेरी इंश्योरेंस कंपनी को, और लास्ट में मुझे मजबूर होके जेब से देना पड़ रहा था पैसा। ये भी तो हो सकता है सर कि ये जानबूझ के लटका दें आपका इंश्योरेंस ताकि इनको 25% ज्यादा पैसा मिले। नहीं, अगर इंश्योरेंस क्लियर है, हाँ, अगर इंश्योरेंस वैलिड है, क्लियर है, तो आमतौर पे तो इंश्योरेंस का पैसा, ये तो आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, हाँ। सबसे पहले डॉक्टर या हॉस्पिटल का आदमी ये पूछता है आपके पास इंश्योरेंस है, क्योंकि वो इंश्योरेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंश्योरेंस ये भी इंश्योरेंस है कि उनको पैसा मिल जाएगा। नहीं तो कितने केसेस में तो ऐसा होता है कि आप एडमिट हो जाते हैं, 1 लाख रुपया आपने जमा कर दिया, 5 दिन में 5 लाख का बिल बन गया। जब 5 लाख का बिल बना या उससे भी ज्यादा मिला तो आपने कह दिया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो क्राइसिस हो जाते हैं। तो ये तो मतलब पहले ही पूछते हैं कि भाई इंश्योरेंस है, तो दे फील हैप्पी विद दैट नॉर्मली। लेकिन बट जब आप उससे हैप्पी हैं इंश्योरेंस मनी से, तो आप क्यों उससे एक्स्ट्रा पैसे क्यों लेते हैं? मुझे तो लगता है कि उसी रेट पर उसको देना चाहिए, अदरवाइज ये डिस्क्रिमिनेशन है, एक भेदभाव आप कर रहे हैं, और ये बिल्कुल मतलब गलत है, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये सारी बड़ी पावरफुल लॉबी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, और सरकार में भी जो लोग बैठे होते हैं वो इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो अब वो कितना इनको हैंडल कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कितना सरकार इनके ऊपर कितना ऑब्लिगेशंस लगा सकती है, किस लिमिट तक लगा सकते हैं, तो वो बड़ा टिकलिश इश्यूज है। मुझे लगता है कि बहुत डिबेटेबल है, और पार्लियामेंट में इनको कोई ऐसा बिल लाना चाहिए रेगुलेट करने का। और अभी मैं कई अखबार में पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये खुद ही रेगुलेट कर ले अपने आप को, ज्यादा बेटर है। लेकिन ये कभी करेंगे नहीं ना, ये तो प्रॉफिट कमाने आए हैं यहाँ पे, और प्रॉफिट का मतलब होता है खून चूसना। बिल्कुल सर, देखिए बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम होता है, आपके पास रेगुलेटर है, आपके पास RBI है। इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम होता है, आपके पास IRDAI है, आपके पास फसाई है, आपके पास दुनिया भर की रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं। लेकिन हॉस्पिटल स्वास्थ्य ये एक ऐसा मसला है जो कि हर किसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई रेगुलेटर ना होना थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, हम मानते हैं इस चीज़ को, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। लेकिन जी छोटे छोटे डे टू डे
लाइफ के लिए रेगुलेटर का होना ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये भी है कि रेगुलेटर क्या इस तरह के मामलों पे ध्यान दे पाएंगे या ये मामला कुछ और है। कुछ और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट IMA के। डॉक्टर अग्रवाल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता जुड़ चुके हैं, CMD हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका भी हमारे शो पर। मैं डॉक्टर गुप्ता, मैं क्विक आपका एक रिएक्शन इस पे लेना चाहूँगा, क्योंकि इस पूरे वाकये के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि एक हॉस्पिटल, इलाज एक, उसका प्रोसीजर एक, इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग रेट्स, और अगर डायरेक्ट पेमेंट करना चाह रहा है पेशेंट उसके लिए अलग रेट। ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाते हैं सर हॉस्पिटल्स? देखिए, बात करें कि जो इनकी SOC होती है, जिसको बोलते हैं शेड्यूल ऑफ चार्जेज, किसी भी हॉस्पिटल के जो टैरिफ लिस्ट है उसको हम लोग SOC बोलते हैं। वो कैश पेशेंट्स हैं, इंश्योरेंस पेशेंट्स हैं, गवर्नमेंट पेशेंट्स हैं, सबके लिए सेपरेट होती है, बिकॉज वो शुरू से कल्चर या गाइडलाइंस से चली आ रही है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अप्रूव कर दी, चाहे जिप्सा इंश्योरेंस है उसके रेट्स अलग होंगे। इवन सेम प्रोसीजर के रेट अगर आप अपोलो में जाएंगे तो अलग होंगे, फोर्टिस में जाएंगे अलग होंगे, वेदांता में जाएंगे अलग होंगे, हमारे आएंगे तो अलग होंगे। तो नॉर्मल डिलीवरी जिप्सा के अंदर जो गवर्नमेंट रेट अप्रूव्ड है, जो हमारे हॉस्पिटल में हो सकता है 50,000 रुपये की होगी, तो अपोलो स्पेक्ट्रम में 1.5 लाख 2 लाख रुपये की होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्पैरिटी है वो सारे सिस्टम के अंदर ही है। इसके लिए तरीका ये है कि जब सब जो रेट रेशनलाइजेशन है सारे प्रोसीजर्स का, सर्जरीज का, ट्रीटमेंट का, वो करना चाहिए। गवर्नमेंट प्राइवेट सारे रेट एक करने चाहिए, बट दे शुड बी एज पर बेंचमार्क्स। जैसे हम लोग के अभी भी इलाज बात करें तो दुनिया में इलाज अभी तक भी 10 गुना सस्ता है बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से। हमारे यहाँ जितने में रूट कैनाल होती है बाहर उतने में एंजियोप्लास्टी यहाँ पे हो जाती है। तो कहीं ना कहीं रेट्स बहुत अफोर्डेबल हैं। अगर और दूसरी बात है, जैसे हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हॉस्पिटल जैसे हम लोग हैं, डॉक्टर्स बहुत कम हॉस्पिटल चलाते हैं। नॉर्मली हॉस्पिटल चलाए जाते हैं कॉर्पोरेट टीम के साथ, कॉर्पोरेट कंपनीज के द्वारा, और उसमें भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, डेट वाले जो बैंक्स फाइनेंस करती हैं वो डेट दे रही होती हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन सबको रिटर्न ऑन इंटरेस्ट चाहिए होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली, कि उन्होंने पैसा लगाया उस पर इनको वो चाहिए, रिटर्न चाहिए। अगर आप चाहते हैं हेल्थ सेक्टर ग्रो करे, आप हेल्थ सेक्टर एक बहुत बड़ा $400 बिलियन की इंडस्ट्री है इंडिया में, आप सोच सकते हैं, एक CAGR जो 17% उससे ग्रो कर रही है, और अभी भी 70% जो हमारी जनता है जो गांव में रहती है उसके पास अभी भी हेल्थ केयर इंफ्रा जितना चाहिए उतना मिला नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रा है, हमारी जो सर्विसेज हैं दूरस्थ इलाकों में पहुंच सकें, गांव में पहुंच सकें, छोटे कस्बों में पहुंच सकें, तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सेक्टर को हमें सब्सिडाइज करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ काम करना पड़ेगा। बिकॉज अभी इसके लिए डॉक्टर गुप्ता, इसके लिए देखिए, इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट लाना पड़ेगा। अब सरकार जब कहती है कि साहब हम आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट रेट्स कर देंगे, CGS से रेट कर देते हैं सबके लिए, तो फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री को पूरा किल कर देगी। नहीं होता क्या, मैं बता रहा हूँ आपको, CGH सेट करने में कोई बुराई नहीं है। सरकार जो हॉस्पिटल सरकार चला रही है, जो सरकार चला रही है हॉस्पिटल, एम्स है, सफदरजंग ऐसे बहुत बड़े बड़े अस्पताल चला रही है, इवन छोटे अस्पताल चला रही है, वहाँ क्या खर्चा पड़ रहा है उस सर्जरी पे, वो रेट हमें दे दे, वी आर हैप्पी विद दैट। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो सरकार खर्च कर रही, सरकार, आप मानो कि प्राइवेट अस्पताल क्यों मरीज आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, इसलिए आते हैं कि क्वालिटी ऑफ केयर मिलती है, वेटिंग टाइम कम होता है, सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, पेशेंट का कंसर्न ज़्यादा होते हैं प्राइवेट में। तो जो नो डाउट सर, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हम क्योंकि थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं, मैं सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं सर। आपकी बात मैं समझ गया सर, मैं आपकी बात समझ गया सर, थोड़ा विषयांतर हम हो रहे हैं क्योंकि वो फिर रेट्स रैशनलाइजेशन पे हो जाएगा। आज का मुद्दा सिंपल है सर, अगर आप लोगों को देखिए, आपने मेडिकल, आपका मतलब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को संबोधित यहाँ पे कर रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अगर खर्चा उतना ही आ रहा है तो आप मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को अलग क्यों ऑफर कर रहे हैं, और एक व्यक्ति सीधा अगर देना चाह रहा है तो उसमें अंतर, अच्छा अंतर भी छोटा मोटा नहीं है सर, 25% का अंतर है। 60,000 रुपए का बिल 75,000 रुपया। डॉक्टर गुप्ता, अच्छा मेरे से पूछ रहे हैं आप? यस सर, यस सर। मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ कि रेट के स्टैंडर्डाइजेशन होने चाहिए, बट बेंचमार्किंग ठीक होनी चाहिए, प्रोसेस ठीक होना चाहिए, बिल कैसे बनना चाहिए उसके तरीके ठीक होने चाहिए। अगर वो जो हमारा जो क्या नाम खर्चा होता है मेडिसिन कंज्यूमेबल इम्प्लांट का, रूम टैरिफ का, ऑक्यूपेंसी पे क्या खर्च कर रहे हैं, उसके बेस पे क्या रेट्स होने चाहिए, वो Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल की, A क्लास है, B क्लास है, C क्लास, उसके बेस पे रेट्स फिक्स करने चाहिए, ना कि सबके लिए अलग होना चाहिए। मैं फिर तैयार हूँ बात करने। ऑलराइट सर, ठीक है सर। तो आप मान
मान रहे हैं कि ये विसंगति जो है ये ठीक नहीं है और रेट्स ठीक अलग है, होने आयुष्मान चाहिए। रेट बहुत कम है, राइट सर, बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर गॉट योर सकते हो। पॉइंट सर। मैं फटाफट से डॉक्टर अग्रवाल के पास जा रहा हूं। डॉक्टर अग्रवाल सर, आपका टेक इस पर क्या है, क्योंकि मैं रिएक्शंस डॉक्टर्स के ही पढ़ रहा हूं अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में, एंड दे आर टर्मिंग इट एज अ लूट। अगर मेरे को 2 मिनट देंगे आप तो मैं आपको थोड़ा डिटेल इसका समझा दूंगा। पूरा सर। गिमिक्स होगी, बहुत शॉर्ट में एकदम से बात नहीं आएगी। जी देखिए, हमें ना समझना पड़ेगा, डॉक्टर्स जो हमारा संविधान है आर्टिकल 19, वो सभी व्यक्ति को, सभी नागरिकों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार देता है। नंबर 1। हमारे यहाँ ये बड़ी गलत डायरेक्शन की बहस है कि डॉक्टरी में, प्रोफेशन में रेट क्या होने चाहिए। क्या हम किसी और प्रोफेशन के रेट की बात करते हैं? नंबर 2, जो हम बात करते हैं गरीबों की, एब्सोल्युटली गरीबों का देख रेख होना चाहिए और हम भी करते हैं। जो गरीबों की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट्स ऑफ द इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडिया, दे हैव द मॉरल, दे हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टेट वेलफेयर। और उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है हेल्थ और 2 पे आता है एजुकेशन। तो हेल्थ गरीब लोगों को प्रोवाइड करना सरकार का काम है। सरकार अपनी इसमें नाकामयाब है तो वो बड़े उल्टे पीछे के रास्ते से। सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर अग्रवाल, मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि यहां पर देखिए, यहां पर सस्ते इलाज या गरीबों के लिए इलाज का मसला नहीं है सर। आज का हमारा मसला है कंज्यूमर राइट्स का। एक व्यक्ति जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए भी 2 अलग अलग कैटेगरीज क्यों? हाँ, मैं बताता रहा हूँ, सुनिए 1 मिनट। हम क्या करते हैं कि जो हमारे बेस रेट हैं, जो मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, जिसमें मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल की, मेरे को नई मशीन, महंगी मशीन जो मैं ब्याज देके खरीदता हूँ, जीएसटी भी देता हूँ उस पे, और मुझे रिकरिंग कॉस्ट और मैं सैलरी भी ज्यादा देता हूँ अपने स्टाफ को। ठीक है, मेरे को क्या है, मेरी जो बेस रेट है, सपोज बेस रेट मेरी 100 रुपए है, तो मैं गरीब मरीजों के लिए इकोनॉमी वार्ड में और 20% कम देता हूं ताकि गरीब मरीज को मैं अपनी तरफ से हेल्प कर सकूं। तो जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है मेरी 100 रुपए, उसमें 20% डिस्काउंट करके मैंने इकोनॉमी वार्ड के रेट रखे हुए हैं। ठीक है। अब जो ये इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास आती है तो वो कहती है जी जो आपका मिनिमम रेट है हम तो उसी रेट पे देंगे, क्योंकि उसमें भी हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। आज की तारीख में आप देखिए जो महंगे वाले टीपीएज हैं वो मुश्किल से अभी 12 से 13% है टोटल पॉपुलेशन का, पर जो जितना भी रेस्ट ऑफ द 35% है वो ज्यादातर गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें जैसा अभी डॉक्टर गुप्ता ने बताया आयुष्मान हुई और भी बहुत सारी स्टेट की स्कीम है, जिसमें बहुत ज्यादा कम टैरिफ गवर्नमेंट ने कहा है कि गरीबों के लिए हॉस्पिटल कर दे, और वो हॉस्पिटल कर रहे हैं। हम लोग पिछले 4 साल से गरीब मरीजों के लिए अपने 20% 30% डिस्काउंटेड रेट पे वो पॉलिसी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए जो हमारी टीपीएज हैं उसके रेट में और हमारे जो रेक रेट है, जो हमारा ऑफर रेट है, उसमें 20% का डिस्काउंट। गरीब आप जिनको कह रहे हैं गरीब मरीज, आप उनसे चार्जेस कैसे लेते हैं? थ्रू इंश्योरेंस और थ्रू कैश डिपॉजिट? हर तरह से लेते हैं। हाँ। जो इंश्योरेंस के थ्रू है उसका थ्रू टीपीए होता है, उसका कैशलेस होती है, और जिसपे कोई इंश्योरेंस नहीं है वो कैश होता है। आज भी आप पता कीजिए, दिल्ली के अंदर बता रहा हूं, इंडिया के अंदर तो 11% है केवल, पूरी दिल्ली के अंदर भी बड़े बड़े अस्पतालों में 30 to 35% ही टीपीए कवर्ड है, बाकी रेस्ट ऑफ द 50% और 55% कैश पेइंग पेशेंट हैं, 10% पीएसयूज हैं। अभी भी रेशो इतना है, अभी भी कवरेज नहीं है। दूसरी बात, ये जो टीपीए हैं इनकी पॉलिसी देखिए, 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं ये टीपीए कराने के, तो उस पे हम कोई बात नहीं करते। तो ये डिफरेंस इसलिए रहेगा कि जो हम इंश्योरेंस को दे रहे हैं रेट, वो अपना 20% डिस्काउंट करके दे रहे हैं। जी सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अच्छा, दिलचस्प क्या है, ज्यादा दिन नहीं हुए जब हमने हॉस्पिटल्स चेन की एक बड़े पेन पॉइंट को उजागर किया। उस दिन हमने शो किया था, हॉस्पिटल चेन जो हैं वो इस बात से व्यथित थे कि इंश्योरेंस कंपनियां, माफ कीजिएगा, इंश्योरेंस जो कंपनीज थी, इंश्योरेंस कंपनीज इस बात से व्यथित थी कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो बिल को एलिवेट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मरीज की जेब से नहीं जा रहा है, ये कंपनीज के हमारी से जा रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनियां हमारे पास आके, मीडिया में आके कई बार बोलती हैं कि साहब अनाप शनाप खर्चे जोड़ दिए जाते हैं हॉस्पिटल्स की तरफ से। अच्छा, यहां कहानी बिल्कुल उलट है। यहां कहानी ऐसी लग रही है कि इंश्योरेंस आओगे तो सस्ता मिलेगा। है कि कोई हॉस्पिटल ऐसा कर रहा है उसको ब्लैकलिस्ट करें और उसे बैन करें। अगर कोई भी हॉस्पिटल ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को
उसको बैन कीजिए और ब्लैक नहीं, अभी तो सर मेरे पास कोई ऐसा हार्डकोर एविडेंस नहीं है, बट मैं इंश्योरेंस कंपनीज के तो पेन मैं वही पॉइंट, कह रहा हूँ, कुछ भी बोल जाना स्टूडियो में पेन आके, पॉइंट, इट्स नॉट राइट थिंग। मैं पेन पॉइंट बता रहा हूं सर इंश्योरेंस कंपनीज के, जो कहा सर जाता है। इंश्योरेंस के पेन पॉइंट ये होने चाहिए, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रहे हैं, 80,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 1 लाख चार्ज कर रहे हैं, व्हाई दे आर चार्जिंग सो मच? ऑल राइट सर, ऑल राइट सर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका ये कहना है कि साहब हॉस्पिटल्स अनाप शनाप खर्चा बढ़ा देते हैं, इसलिए हमको अल्टीमेटली प्रीमियम बढ़ाना पड़ता है। देखिए घूम फिर के ये कंज्यूमर पे आ रहा है, वो भी घुमा फिरा के प्रीमियम बढ़ा देती है हम लोगों का। सर रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंश्योरेंस कंपनी अरबों का फायदा उठा रही है। ठीक है सर, कैसे फायदा हो रहा है उनका? राइट सर, मैं बाकी के दोनों मेहमानों से भी उनके टेक लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, फटाफट हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। तो इलाज एक, चार्जेस क्यों अनेक, आज है यही हमारा टॉपिक, बातचीत कर रहे हैं हम। अशोक जी, आप क्या कहेंगे? काफी बहुत सारे पॉइंट्स डॉक्टर अग्रवाल ने रखे अपनी तरफ से भी, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये तो पैसे ही बनाने आए हैं ना, इंश्योरेंस वाले भी पैसा बनाने आए हैं, तो इनकी तरफ से तो हर मतलब कितना जस्टिफाई होगा ये तो मतलब कौन देखेगा, कोई ऑडिट करके ही देख सकता है, लेकिन मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स जो है वो इनका बेसिक पर्पज है, कोई चैरिटी पर्पज नहीं है। अब सवाल ये है कि जब किसी व्यक्ति का मैक्सिमम चैरिटी और वो मजबूरी है लोगों के लिए, कि मजबूरी अब क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल भी इतने अच्छे नहीं है, लोग जो है मजबूरी में प्राइवेट में जाते हैं, और वो भी ठीक है, डॉक्टर साहब डॉक्टर अग्रवाल भी सही बता रहे हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज बेटर है, वेटिंग टाइम कम है, मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे, इसीलिए जाते हैं लोग। हाँ, लेकिन अब यह है कि उस स्थिति में सरकार का रोल आ जाता है। सरकार उसको कैसे रेगुलेट करे, कैसे रेगुलेट करके जो कस्टमर्स हैं उनको कैसे बेनिफिट कर सकती है, बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी, और जो पेशेंट्स वहां पे जाते हैं कि वो मिनिमाइज लुटे, और उनको भी, हॉस्पिटल को भी पैसा चाहिए अपना हॉस्पिटल चलाने के लिए, तो एक बैलेंस मुझे लगता है अप्रोच लगता है। अगर सरकार कोई एसओपी बनाती है या कोई रूल रेगुलेशन बनाती है या कोई लॉ बनाती है, तो मुझे लगता है कि वो इसको कंट्रोल कुछ कर सकता है। अदरवाइज आप ये कह देंगे कि हॉस्पिटल वाले अपनी मर्जी से चले तो आए ही है पैसा कमाने के लिए, वो तो जो उनकी समझ में आएगा करेंगे, जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जहां जहां उनको मजबूरी में कम लेना पड़ता है वो कम लेते हैं, लेकिन जहां वो ले सकते हैं लेते हैं, और वो अपना जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई हमारे तो बहुत खर्चे हैं, कैसे मीट आउट होंगे। तो ये सब बातें हैं, मुझे लगता है कि सरकार का रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार जनता को प्रोटेक्ट करे। राइट सर, देख डॉक्टर गुप्ता, रेट्स रैशनलाइजेशन की बारी आई, फॉरगेट कि आपके पूरे देश में रेट्स एक तरह होंगे नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सरकार कुछ अलग चाहती है, जनता की अपनी प्रॉब्लम है। रेट रैशनलाइजेशन की शुरुआत क्या यहां से नहीं हो सकती सर, कि कम से कम जो इंश्योरेंस कंपनी को आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो आप एक आम मरीज को भी दे सकें? अगर वो डायरेक्ट आ रहा है आपके पास, अल्टीमेटली वो भी रीइंबर्समेंट में तो जाएगा, अल्टीमेटली वो भी तो आपने इंश्योरेंस कंपनी से ही वसूलने। नहीं, बिल्कुल दीपक भाई आप ठीक कह रहे हो। मैं पहले जो पिछले पैनलिस्ट थे उनके बारे में बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल वो तो पैसा बनाने आए हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, जैसे हम लोग नोएडा, दिल्ली, एनसीआर या कहीं भी किसी भी स्टेट में हॉस्पिटल बनाते हैं तो लैंड जो है हमें कॉमर्शियल रेट्स पे मिलती है या इंस्टीट्यूशनल रेट पे मिलती है, उसमें ऑक्शन होता है, मतलब कोई सब्सिडी नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको नॉर्मल रेट्स पे, कॉमर्शियल रेट्स पे मिलता है, कोई सब्सिडी नहीं होती है। फाइनेंसिंग फंडिंग जो बैंक से कराने जाते हो, जो कॉमर्शियल रेट का इंटरेस्ट होता है वो आपको देना पड़ता है। आपको जो इक्विपमेंट्स खरीदते हो, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी होती है, जीएसटी होती है, वो पूरा देना पड़ता है। बिल्डिंग बनाने में जो खर्चा होता है, चाहे वो 18% जीएसटी 28%, वो सब देना पड़ता है। सॉरी डॉक्टर गुप्ता, मैं टोक रहा हूं आपको, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं सर, मैं तो लगाम लगाते नहीं है। एब्सोल्युटली विद यू सर, जस्टिफाइड। मैं तो ये मान के चल रहा हूं, शो में जब मैं आया था मैंने मरीज बोलना चाहा ही नहीं कि मैं मरीज बोलूं, मैं तो चाह ही रहा था कि मैं कंज्यूमर्स ही बोलूं, और सर ने भी कंज्यूमर शब्द का इस्तेमाल किया। मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं सर कि आपके लिए जो, अगर कोई कंज्यूमर है, अगर आप कमाना चाह रहे हैं, आप इस संविधान के दायरे में सर जो भी किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहे स्वाभाविक रूप से करें आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रेट नहीं, उसमें मैं दीपक जी बताना चाह रहा हूँ आपको, जो हमारी रेट लिस्ट होती है वो कैश पेशेंट के लिए होती है।
मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। Okay. बट जो गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस एजेंसी है, जिप्सा है या दूसरे इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं, वो कहते हैं मिलकर नेगोशिएट करते हैं हॉस्पिटल से 1 to 1 कि आपको हम इतना पेशेंट ला के दे रहे हैं, इतनी मेरी पॉलिसीज हैं, इतने पेशेंट एडमिट होंगे, मुझे क्या बिजनेस देने पर डिस्काउंट मिलेगा, क्या वॉल्यूम डिस्काउंट मिलेगा, क्या मेरे अपने खर्चे हैं, हम प्रमोट करना चाहते हैं आपको हॉस्पिटल को, हमारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, हम आपको हॉस्पिटल को सपोर्ट करेंगे, हम पूरे पेशेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उस बेसिस पे वो डिस्काउंट ले लेते हैं जो हमारी एक्चुअल रेट। ऑलराइट, गॉट इट सर। आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया। डॉक्टर अग्रवाल का भी क्लोजिंग रिमार्क लेना है। डॉक्टर अग्रवाल, क्या एक रेट हो पाएगा इंश्योरेंस कंपनी और कैश पेशेंट के लिए? नहीं, कभी नहीं। ओके, उसका रीजन है कि हर एक, अगर जिस तरह से आप एडवोकेसी में, वकील में, पत्रकारिता में, न्यूज चैनल के एडवर्टीजमेंट में, कपड़ों में, हवाई जहाज में एक से रेट पॉसिबल है क्या? ट्रेन के अंदर एसी फर्स्ट का रेट अलग है, जनरल का रेट अलग है, सेकंड एसी का अलग है, थर्ड एसी का अलग है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटी। पेशेंट तो एक ही है ना सर। फैसिलिटी आपने क्या दे दी? इंश्योरेंस वाले को आपने कोई कम फैसिलिटी दी क्या? हाँ जी, इंश्योरेंस वाले को आपने कोई कम फैसिलिटी दी जो उससे कम पैसा लेंगे आप? अगर कोई जनरल वार्ड में रह रहा है तो उसके पास सिंगल मैं जनरल वार्ड की बात कर रहा हूं सर, मैं जनरल वार्ड की बात कर रहा हूं। मैं एक वार्ड में एक पेशेंट, एक बीमारी, एक इलाज, उसके 2 अलग अलग रेट कार्ड क्यों सर? जनरल नहीं, रेट रेगुलेशन पूरे हर चीज में होना चाहिए, हर प्रोफेशन में हो सर। संविधान आप तो आप ब्लंटली मना कर रहे हैं ना, इसलिए एक तरफ आप कह रहे हैं होने चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं नहीं हो पाएगा। आपको राइट देता है ये वाला नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं होने चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं होगा। सर अगर आप जैसे लोग ही अगर इस तरह से ब्लंटली नो कह देंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं तो हम कहां जाएं? सर व्यवहारिक नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं। कोई चीज व्यवहारिक तो दो बातें मत कहिए ना डॉक्टर साहब। एक तरफ आप कह रहे हैं कि होना भी चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर व्यवहारिक है तो सीधा गुमराह ना करें। एक्स्ट्रा रेट देती है, तो इसका मतलब उस हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज ज्यादा हैं। अगर कोई ज्यादा कंप्लाइड है, ज्यादा जिसके अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल है, जिसके अंदर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, लीजिए तो ना सर। naturally अगर वो सर मैं यही तो कह रहा हूं, आप लीजिए ना पैसा, रेट एक रखिए। नहीं, रेट फिर एक कैसे हो जाएंगे आप बताइए ना सर मेरे को। अगर 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 आपकी आप जितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं सर उतने का चार्ज कीजिए, लेकिन रेट कितने का? जितनी फैसिलिटीज आप दे रहे हैं उतने का चार्ज लीजिए, लेकिन रेट तो एक रखिए। इंश्योरेंस कंपनी से आप कम लेंगे, आप डायरेक्ट जाएगा तो उससे ज्यादा लेंगे। वो तो हम डिस्काउंट करते हैं। फैसिलिटीज तो कहीं वेरी नहीं कर रही ना सर, फैसिलिटीज तो उतनी मिली उसको। डिस्काउंट करते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी की वजह से, या जैसे आप देखिए आयुष्मान के रेट है। राइट सर। अब आयुष्मान के रेट तो डिस्काउंटेड रेट दे रखे ना हमने, क्योंकि वो उसके अंदर गरीब मरीज जुड़े हुए हैं पूरे मैं देश बस के अब आप आए सर, यानी कि बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान की वजह से रेट्स नहीं कम हो सकते। उम्मीद हम ये करते हैं ये मुद्दा उछला है, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर इस पे कोई ऐसा सॉल्यूशन निकले जो कंज्यूमर फ्रेंडली हो, ग्राहक के हित में हो। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अशोक अग्रवाल जी बहुत बहुत वक्त निकाला आपने, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर DK गुप्ता थैंक यू सो मच सर। शो में इतना ही, नमस्कार।